नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है डर। दोस्तों, मैं अपने बेटे को समझा रही थी कि बेटा इस तरह नहीं करते, तुम्हें क्यों समझ नहीं आता। मेरी बहू को आए आज 7वां महीना था, लेकिन उसकी बच्चों जैसी हरकतें मेरी समझ से परे थी। मेरा बेटा उससे बहुत प्यार करता था, इसी वजह से मुझे उन दोनों से कोई समस्या नहीं थी। लेकिन उसकी छोटी छोटी अजीब हरकतों ने मुझे झुंझला कर रख दिया था। अभी भी वह पानी से भरा हुआ मटका उठाकर किचन में ले जा रही थी, जबकि उसकी जो हालत थी उसे यह सब नहीं करना चाहिए था। मुझे और मेरे बेटे को ऐसा लग रहा था जैसे वह गर्भवती है, इसलिए हम दोनों ही उस पर छोटी छोटी चीजों के लिए रोक टोक कर रहे थे। उसने मुझे देखा और मासूमियत से बोली, मम्मी जी, यह बीच में रखा हुआ है, विक्रम पता नहीं कब आएंगे और कब रखेंगे, मैं रख देती हूँ। मैंने उसे डांटते हुए कहा, अपनी हरकतें सुधार लो, मायके में नहीं हो तुम, और तुम्हें पता है ना तुम्हारी तबीयत कैसी है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुम इस तरह की हरकतें कर रही हो। वह चुपचाप सिर झुकाए मेरी बात सुन रही थी। उसकी सबसे अच्छी आदत यह थी कि जब भी मैं उसे डांट देती थी तो वह मुझे पलटकर जवाब नहीं देती थी, बल्कि चुपचाप मेरी हर बात सुन लेती थी। मैंने एक नर्म नजर उसके वजूद पर डाली और चुपचाप उस मटके को एक तरफ कर दिया। दोस्तों, फिर उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखें नम हो रही थी। यकीनन वह मेरे डांटने की वजह से थोड़ी नाराज हो गई थी। मैंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए नरम लहजे में कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मामलों में हद से ज्यादा दखल देती हूँ, लेकिन यह सब तुम्हारे लिए ही तो है। अभी चंद दिन ही हुए हैं इस खुशी को हुए, और अगर तुम्हें कोई बड़ा नुकसान हो गया तो हम कभी भी इस खुशी को हासिल नहीं कर पाएंगे। न तुम माँ बन पाओगी और न हम दादी, इसलिए थोड़ा ध्यान रखो और ऐसी भारी चीजों से दूर रहो। फिर वह चुपचाप बस यह बोलकर उठ गई थी। जी मम्मी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। मैंने उसकी पीठ को गौर से देखा। न जाने क्यों वह मुझे बहुत मुरझाई मुरझाई सी लग रही थी। वजह क्या थी मैं नहीं जानती थी। मैंने सोचा कि आज बेटा आएगा तो उससे बात करूंगी कि आखिर क्या हुआ है। कहीं उसके मायके में तो कोई परेशानी नहीं। कई दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि वह बहुत बुझी बुझी सी है, न मुझसे बात करती है और न काम में ध्यान लगाती है, बस इधर उधर चुपचाप बैठी रहती है। पहले तो मैंने यही समझा कि तबीयत खराबी की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी तो ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे। फिर ऐसा क्यों कर रही थी? और अभी तक डॉक्टर से जांच भी नहीं हुई थी। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे अभी यह गर्भवती नहीं हुई है, बस हमारी गलतफहमी है। मगर एक छोटी सी उम्मीद की किरण मेरे दिल में भी जग रही थी, और मैं यही सोचकर उसे खुश रखना चाहती थी कि इस वक्त अगर लड़की को खुशी दी जाए तो बच्चा स्वस्थ होता है। मैंने यही सोचकर अपने बेटे से बात करने का फैसला किया था। लॉन्ज में ही बैठी इन्हीं सब चीजों में मग्न थी कि अचानक उसके कमरे से जोरदार चीख की आवाज आई थी। मेरी जान हलक में आ गई थी। क्या वह कहीं गिर गई थी या फिर कुछ डॉट? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे थे। मैं भगवान का नाम लेती हुई उसके कमरे में भागी थी और सामने का दृश्य देखकर मेरा दिल किया कि मैं अपना माथा पीट लूं। वह कानों पर हाथ रखे बिस्तर के ऊपर खड़ी उछल रही थी और कमरे में एक छोटा सा कॉकरोच आया हुआ था। मैं गुस्से से बोली, यह क्या बेवकूफाना हरकतें कर रही हो तुम लड़की? क्या तुम्हें मालूम नहीं तुम किस हालत में हो? बैठ जाओ नीचे। मेरे गुस्से से चिल्लाने की वजह से वह अपनी जगह पर ठहर गई और मुझे आंसुओं भरी निगाहों से देखते हुए बोली, मम्मी जी,
वहाँ पर कॉकरोच है और आप जानती हैं ना मुझे कितना डर लगता है। मेरा दिल किया कि मैं उसे 2 थप्पड़ लगाऊं। मैं गुस्से से बोली, वह छोटा सा कॉकरोच तुम्हें खा नहीं जाएगा। बेवकूफा, भारी हरकतें मत किया करो। कितनी बार तुम्हें समझाऊं? आने दो आज विक्रम को, इस मामले का हल निकल ही जाए तो बेहतर होगा। मैं नहीं चाहती कि मैं रोज रोज की यह तकलीफ बर्दाश्त करूं। तुम्हारी तो बच्चों वाली हरकतें ही खत्म नहीं हो रही हैं। पता है किस हालत में हो तुम, इसके बावजूद ऐसी हरकतें कर रही हो। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अभी कुछ कर बैठूं। वह रोने लगी थी और मैं चुपचाप कमरे से बाहर आ गई थी। मैं अभी उसे चुप कराकर बढ़ावा नहीं देना चाहती थी। बढ़ावा देने का मतलब था उसे दोबारा उसकी मनमानी करने का मौका देना। कमरे से बाहर आकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। इतने महीनों बाद तो यह खुशी हमें नसीब हो रही थी। अगर यह लड़की यही सब करती रही तो हम इस खुशी से कभी रूबरू नहीं हो पाएंगे। मैंने कुछ सोचकर अपने बेटे को फोन किया था। अगर आज मैं कोई बड़ा कदम नहीं उठाई तो यह लड़की कभी भी संभल कर नहीं चलेगी। यही सोचकर मैंने अपने बेटे को फोन किया और उसे घर आने के लिए कहा। पहले तो वह घबराई और मना करने लगा कि ऑफिस में बहुत काम है, अभी वह नहीं आ सकता। दोस्तों, लेकिन मेरे गुस्सा करने पर उसे मजबूरन आना पड़ा था। जबकि मैं लॉन्ज में ही बैठी उसका इंतजार करने लगी थी। थोड़ी देर बाद बहू भी कमरे से बाहर आ गई थी और मुझे देखते हुए माफी मांगने के लहजे में बोली, मम्मी जी, मैं शर्मिंदा हूँ। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। जबकि मैं इस बार आसानी से मानने वाली नहीं थी। मैं हर बार ऐसी छोटी छोटी गलतियों को अगर नजरअंदाज करती रहती तो मामला और बिगड़ सकता था। इसलिए गुस्से से बोली, चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। अभी तुम्हारा पति आने वाला है, उसके सामने ही मैं फैसला करूंगी। मैं इस तरह की चीजें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतने महीनों बाद तो हमें यह खुशी नसीब हो रही है। अगर तुम ऐसी ही बेवकूफाना हरकतें करती रही तो हम कभी भी दादी नहीं बन सकेंगे और न ही मेरा बेटा इस खुशी को हासिल कर पाएगा। मेरे यह कहते ही वह डर के मारे मेरे कदमों में बैठ गई और मैं हैरान रह गई कि वह इस तरह क्यों कर रही है। आज से पहले भी एक बार ऐसा ही एक वाकया हुआ था और मैं अपने बेटे को शिकायत करने की धमकी दे रही थी तो वह इसी तरह घबराकर मेरे कदमों में बैठ गई थी। मेरी समझ से यह सारे मामले बाहर थे कि वह मेरे कदमों में क्यों बैठ जाती है। वह रोते हुए बोली, मम्मी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। मुझे पता है मैंने गलत किया और मैं इसके लिए शर्मिंदा भी हूँ, लेकिन आप प्लीज विक्रम को कुछ मत बोलिए। मैं चाहती हूँ कि मैं सब चीजें अकेले ही देख लूँ। वह बहुत थक जाते हैं। मेरे बेटे के लिए उसके लहजे में चिंता थी, लेकिन आज मैं उसकी बातों से पिघलना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे मालूम था कि यह रोज का है और अगर आज ही मैं इस चीज पर गौर कर देती तो सब चीजें ठीक हो सकती थी। अभी हम दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि दरवाजे पर घंटी बजी। मैं उसे हटाकर खड़ी हुई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, चुपचाप सोफे पर बैठ जाओ। अब तुम्हारे पति से ही बात करूंगी ताकि तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाए। यह कहकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने दरवाजा खोला तो मेरा बेटा झुंझलाते हुए बोला, मम्मी, ये सब क्या तमाशा है? आप मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? आपको पता है कि मैं कितनी जरूरी मीटिंग छोड़कर आपके इस छोटे से मसले को हल करने आया हूँ। ये घर के मामले आप खुद संभाल लिया करें। मुझे क्यों फोन कर रही हैं? मैं कुछ कहती उससे पहले ही पीछे से गिरने की आवाज आई। जब हम दोनों माँ बेटे ने मुड़कर देखा तो मेरी बहू बेहोश होकर जमीन पर गिर गई थी। मेरी और उसकी जान हलक में आ गई थी और हम दोनों ही भागकर उसके पास गए। मैंने उसकी नब्ज चेक की तो वो धीमी चल रही थी।
मेरा बेटा उसे तुरंत ही बाहों में उठाकर बाहर की ओर भागा। मैंने भी घर को ताला लगाया और उसके पीछे ही भागी। मैं साथ ही गाड़ी में बैठ गई थी। हम दोनों ही बहुत घबराए हुए थे। मेरा बेटा घबराए हुए लहजे में बोला, मम्मी क्या हुआ था आप दोनों के बीच? सब ठीक है। कोई बड़ी बात हो गई थी क्या? जबकि मैं ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं विक्रम, हमारे बीच इस तरह की तो कोई बात नहीं हुई थी कि यह अपनी तबीयत खराब कर ले। मुझे लगता है कि ये मेरी बातों से डरकर बेहोश हो गई। मेरा बेटा मुझे फटकार रहा था, जबकि एक पल के लिए मैं चुप हो गई थी। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल घूमने लगे थे। मेरी बहू मेरे बेटे से इतना क्यों डरती थी? आखिर क्या वजह थी? क्या मेरा बेटा मेरी बहू को मारता पीटता था या फिर किसी चीज को लेकर उसे ब्लैकमेल करता था? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे और मैं समझ नहीं पा रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद ही अस्पताल आ गया था और मेरा बेटा मेरी बहू को तुरंत ही अपनी बाहों में भरकर अस्पताल के अंदर भागा। दोस्तों, मैं भी उनके पीछे पीछे ही थी। डॉक्टरों ने जैसे ही उसे देखा तो उसे तुरंत एडमिट कर लिया था। थोड़ी देर बाद ही महिला डॉक्टर ने हमें अपने केबिन में बुलाया और जो बात उन्होंने बताई उसे सुनकर हम दोनों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। जैसा मैं और मेरा बेटा सोच रहे थे वही हुआ था। मेरी बहू गर्भवती थी और जल्द ही हमारे घर में छोटे बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली थी। लेकिन एक और बात जो डॉक्टर साहिबा ने कही, वह सुनकर मैं और मेरा बेटा दोनों ही परेशान हो गए थे। वह हमें देखते हुए बोली, आपकी बहू को कोई बड़ी टेंशन है जिसकी वजह से वो कमजोर होती जा रही है। अगर वह कमजोर होंगी तो बच्चे की सेहत पर भी असर पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके उन्हें सभी टेंशन से दूर रखें और उन्हें खुश रखने की कोशिश करें। डॉक्टर और भी बहुत सी बातें बोल रही थी, जबकि मैं एक अजीब सी उलझन में पड़ गई थी। मैं हद से ज्यादा अपनी बहू और बेटे की जिंदगी में दखलंदाजी करती थी। यह बात तो सच थी, लेकिन मैंने आज तक अपने बहू बेटे को अकेला नहीं छोड़ा था। हाँ, मैं उनकी जिंदगी में घुसती थी, लेकिन मैं अपने बेटे और बहू दोनों के साथ ईमानदार थी। उनसे बहुत प्यार करती थी। उन दोनों के सिवा मेरा कोई नहीं था। यही वजह थी कि मैं चाहकर भी उनके जीवन में दखलंदाजी से खुद को रोक नहीं पाती थी। दोस्तों, घर आने के बाद भी मैं काफी परेशान थी। मेरे बेटे ने रास्ते में कई बार मेरी बहू से पूछा था कि वह किस टेंशन में है। अगर उसके मायके में कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं हल करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन तुम इस तरह से परेशान ना हो। मैंने कई लड़कियों को देखा है कि जब यह खुशी मिलती है तो हर लड़की का चेहरा खिल जाता है। खुशी के मारे उसकी हंसी रुकती नहीं है, लेकिन मेरी बहू के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान भी नहीं आई थी। बल्कि जब उसे यह पता चला था तो वह और भी मुरझा गई थी। आखिर क्या वजह थी? यही सोच सोच कर मैं अधमरी हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद ही हम घर आ चुके थे। मैं अपनी बहू को बहुत एहतियात से घर लाई थी और उसे कमरे में बिठा दिया था और सख्ती से कहा था कि अब तुम कोई भी भारी सामान नहीं उठाना, ज्यादा उछल कूद नहीं करना और ज्यादा काम करने की भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा ध्यान रख सकती हूँ और तुम भी अपना ध्यान रखने की कोशिश करो। जबकि मेरी बहू तुरंत बोली थी, नहीं मम्मी जी, आप क्यों करेंगी? मैं अभी जिंदा हूँ। आपकी सेवा करना मुझ पर फर्ज है, आप पर नहीं। मैं उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली थी, तुमने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है जिसकी कोई हद नहीं है। कुछ महीने बाद तुम्हारा ऑपरेशन होगा। तुम हमारे खातिर इतना दर्द सहोगी तो हम तुम्हारी थोड़ी सी सेवा कर सकते हैं। मेरा मन कर रहा था कि मैं अपनी बहू का हाथ चूम लूं। मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही थी जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी।
मैंने उसका माथा चूमा और अपने बेटे से कहा कि रात भर अपनी बहू का ध्यान रखना, उसे जरा भी परेशान करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहुत गंदी आदत है, रात में उठकर पानी पीते हो और वह भी ताजा पानी, जग में रखा हुआ पानी तुम बिल्कुल नहीं पीते। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत महसूस हो तो मेरे पास आ जाना, चाय कॉफी पानी किसी भी चीज की मैं उसे पूरा कर दूंगी, लेकिन उसे आधी रात जगाने की जरूरत नहीं है। यह कहकर मैं कमरे से बाहर आ गई थी। अपने कमरे में आने के बाद मैंने तुरंत भगवान का धन्यवाद किया था कि उसने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी थी। मैं भगवान से प्रार्थना है कि भगवान बहू मेरी सही सलामत रहे और वह एक सेहतमंद बच्चों को जन्म दे। दोस्तों, मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर तक भगवान जी के चरणों में ही बैठी रही और अपनी बहू और अपने आने वाले पोता या पोती के लिए भगवान से प्रार्थनाएं करती रही। फिर उसके बाद मैं बिस्तर पर लेट गई थी और कुछ ही देर बाद गहरी नींद में खो गई थी। अगले दिन जब मैं जागी तो मुझे किचन से खटपट की आवाजें आ रही थी। क्या मेरी बहू किचन में काम कर रही थी? यह सोचकर ही मुझे गुस्सा आ चुका था। हालांकि मैंने उसे सख्ती से मना किया था कि अब तुम कोई भी काम को हाथ नहीं लगाओगी। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं अपने बच्चों को खाना पका कर दे सकती हूँ और वैसे भी अब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। यही सब सोचकर मैं अपने कमरे से किचन में आई थी और मेरे सोच के ठीक अनुसार मेरी बहू आटा गूंथ रही थी। यकीनन वह नाश्ता बनाने की तैयारी में थी। मैंने उसे तुरंत डांटते हुए कहा, राधा, कितनी बार कहा है तुमसे कि बस कर दो बेटा, जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक कोई काम मत करो। तुम्हें किचन में आने की जरूरत नहीं है। वह तुरंत बोली, नहीं मम्मी जी, मैं आपको इतनी तकलीफ नहीं दे सकती। मैं अपने लिए और अपने पति के लिए तो बना ही सकती हूँ। जबकि मैं तुरंत उसे टोकते हुए बोली, अगर मैं अपने लिए बना सकती हूँ तो तुम दोनों के लिए भी बना दूंगी। फिलहाल छोड़ो और कमरे में जाओ। मैंने उसे जबरदस्ती किचन से बाहर निकाला, लेकिन न जाने क्यों मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। वह बर्तन छोड़ना ही नहीं चाहती थी, जबकि पहले ऐसा नहीं था। हमेशा मैं उसे कहती थी कि बेटा ये काम कर लो, मुझे ये बना दो, लेकिन अब वह ये सब क्यों कर रही थी? क्या उसके मन में कुछ और चल रहा था? मैं एक अजीब उलझन में थी, लेकिन मैं किसी भी चीज को दिल पर लेना नहीं चाहती थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। उसकी उल्टी सीधी हरकतें अभी भी चरम पर थी, जिसे मैं डांट डपट कर छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रही थी। आज दोपहर में भी वह जबरदस्ती सोफे की सेटिंग चेंज करना चाहती थी और मुझे पता था इसके लिए वह वजन उठाएगी, घसीटेगी और उसमें कुछ भी गलत हो सकता था। मैं तुरंत ही उस पर गुस्सा हो गई थी। वह रोने लगी थी। छोटी छोटी बातों पर अब वह चिड़चिड़ी हो रही थी और हद से ज्यादा भावुक। इसलिए मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया और थोड़ा डांटा भी। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आज खाने की मेज पर भी उसने मुझसे और मेरे बेटे से कोई बात नहीं की थी। मैं इन्हीं सब चीजों को सोचते हुए सोई थी। इसी वजह से आधी रात को मेरी आंख खुल गई थी। मुझे प्यास महसूस हुई तो बगल में रखे जग को उठाया, लेकिन वह खाली था। शायद रात को उसे भरना भूल गई थी। मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे लाउंज की लाइट जली हुई दिखाई दी। मैं हैरान हो गई थी। क्या मेरा बेटा जाग रहा था या फिर बहू? यही सोचकर मैं लाउंज में आई थी और सामने बैठी हुई अपनी बहू को देखकर हैरान रह गई। वह टीवी पर कोई सीरियल देख रही थी दोस्तों, लेकिन हैरान मैं उसके टीवी देखने पर नहीं थी, बल्कि हैरान इस बात पर थी। उसका ध्यान टीवी पर काम बल्कि बाहरी दरवाजे पर ज्यादा था।
वह बार बार बेचैन होकर बाहर के दरवाजे की ओर देख रही थी, जैसे उसे किसी का इंतजार हो। रात के इस वक्त उसे किसका इंतजार हो सकता था? मेरी समझ से यह बात बाहर थी। क्या वह हर रोज इतनी देर तक जागती थी? मैं तुरंत उसके पास पहुंच गई और गुस्से में बोली, राधा, ये क्या तरीका है? रात देर तक तुम क्यों जाग रही हो? मेरे कहने की देर थी कि वह डरकर अपनी जगह से उठी थी। डर के मारे उसके हाथ में पकड़ा रिमोट भी नीचे गिर गया था। वह मुझे देखते हुए बोली, माफी चाहती हूँ मम्मी जी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए यहाँ बैठ गई। लेकिन न जाने क्यों मुझे कुछ और लग रहा था। वह बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। मैं उससे यह सवाल भी करना चाहती थी, लेकिन वह टीवी बंद करके अपने कमरे में चली गई थी और मैं एक बार दरवाजे पर नजर डालकर अपने कमरे में आ गई थी। वह रात मेरी आंखों ही आंखों में कट गई थी। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो इन हरकतों को समझ ना पाती। उसका छोटी छोटी बातों पर डर जाना, हर काम में हाथ बंटाना, सब कुछ बहुत अजीब था। और आज रात जो मैंने देखा वह भी मुझे थोड़ा घबराने पर मजबूर कर चुका था। मैंने सोच लिया था कि मैं कल रात भी देखूंगी कि क्या मेरी बहू देर तक जागती है या फिर सो जाती है। यह सोचकर मैंने आधी रात का अलार्म सेट कर दिया था और आधी रात होते ही मेरा अलार्म बज उठा था। मैंने तुरंत उसे बंद किया था और अपने चारों ओर दुपट्टा लपेटकर बाहर आई थी। मेरे सोच के बिल्कुल ठीक मुताबिक वह लाउंज में ही बैठी टीवी देख रही थी। रात में वह कोई सीरियल देखती थी या फिर कोई और बात थी, लेकिन अचानक ही वह अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और अपने कमरे में चली गई थी। मैं समझी कि शायद ड्रामा देख रही होगी। मैं अभी मुड़ती उससे पहले ही वह कमरे से बाहर आई थी और अपने चारों ओर सफेद चादर लपेटकर बाहर निकल गई थी। मेरा दिल बुरी तरह धड़क उठा था। वह कहाँ जा रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोस्तों, उसने अपने पाँव में चप्पल पहनी थी और दरवाजा खोलकर निकल गई थी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा था। यहाँ क्या हो रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं जान गई थी कि मुझे ऐसे ही उस पर शक नहीं लग रहा था। जरूर कोई न कोई बात थी। रात के 3 बज रहे थे और मेरी बहू का आधी रात को घर से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं था। मैं अपने बेटे को उठाना चाहती थी, लेकिन अगर मैं उसे उठाने के लिए जाती तो बहुत वक्त हो सकता था। इसलिए मैं खुद ही अकेले निकल गई थी। वह लिफ्ट से नीचे आई थी और सीधे रोड पर चलती जा रही थी। मैं भी उसके पीछे धीमी गति से चल रही थी। वह बिल्कुल अकेले रोड में चल रही थी। गाड़ियां न के बराबर थी। हर तरफ सन्नाटे का राज था। दूर दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी, जो माहौल को डरावना बना रही थी। कहने को तो मेरी बहू अंधेरे से डरती थी, कभी कमरे में अकेले नहीं बैठती थी और आज वह सुनसान सड़क पर अकेले चल रही थी। यह चीज मुझे खतरे की घंटी लग रही थी, मगर मैंने अपने आप को काबू में रखा। वह चलती जा रही थी और मैं भी उससे थोड़ी दूरी पर धीमे धीमे कदम बढ़ा रही थी ताकि उसे मेरी मौजूदगी का अंदाजा न हो। कुछ पल की दूरी के बाद उसने एक सुनसान गली में मुड़ गई। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। ना जाने क्यों मुझे कुछ अनहोनी का एहसास हो रहा था। वह पतली गलियों से होते हुए एक खंडहरनुमा घर की तरफ मुड़ गई। मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। क्या मेरी बहू कोई आत्मा थी जिसे मैं इंसान समझकर अपने घर में अपनी बहू समझकर रख रही थी? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। आधे रास्ते से लौटने का भी ख्याल आया था, लेकिन इतनी करीब आकर मैं लौटना नहीं चाहती थी। दोस्तों, मैंने यही सोचा था कि अगर मेरी मौत आज हो गई तो कम से कम अपनी बहू को इस तकलीफ से छुटकारा दिला दूंगी।
यह नहीं तो फिर मैं उससे सवाल करूंगी कि तुम कहाँ जाना चाहती थी। उसे खंडहरनुमा घर में दाखिल होते देखकर मैं समझ गई थी कि इस पर कोई प्रेत आत्मा का मामला है, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था कि आज मेरी आंखों के सामने क्या आने वाला है। वह खंडहरनुमा घर में दाखिल हो गई थी और मैं भी छिपते छिपाते अंदर चली गई थी। सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरी हथेलियां पसीने से तर थी। मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा महसूस हो रहा था। जो हरकत मेरी बहू ने अभी मेरी आंखों के सामने की थी, वह मुझे घबराहट में डाल चुकी थी। मैं खामोशी से बाहर निकल आई थी और बिना उसे भनक लगे घर आ गई थी। मगर मेरी हालत ऐसी थी जैसे काटो तो खून नहीं। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी औरत को अपने घर लाऊंगी जिसके सीने में दिल नहीं, पत्थर है। वह जिस तरह कर रही थी, मेरा खौफ के मारे बुरा हाल हो चुका था। घर में तो वह बिल्कुल डरी सहमी रहती थी, लेकिन वहाँ का सोचकर मुझ पर कंपकपी तारी हो गई थी। माथा पसीने से तरबतर था। थोड़ी देर बाद ही घर का दरवाजा खुला और वह अंदर आ गई। वह सीधा अपने कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन मुझे बाहर ही बैठा देखकर वह अपनी जगह पर रुक गई। वह मुझे हैरत भरी निगाहों से देखने लगी। मैं कुछ कहती उससे पहले ही वह मेरे करीब आई और अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो मैं पूछूंगी मुझे उसका जवाब चाहिए। मुझे तुम्हारी तरफ से कोई गलत सलत बात नहीं सुननी है। जो तुम करती हो वह मैं देख चुकी हूँ, इसलिए मुझसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे अपनी माँ मानती हो और इस घर को अपना घर समझती हो, तो फिर मुझे सब सच बताओ। कौन हो तुम और ये सब क्यों करती हो? और फिर जो बातें उसने बताई, वह मेरी आंखों में आंसू ले आई थी और मैं उसके सामने खड़ी हो गई थी। वह कहने लगी, शादी से पहले मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया था। उसके बात करने का अंदाज बहुत अलग था। वह आगे बोली, मेरे साथ कई लोगों ने मिलकर बहुत ज्यादती की थी और उस वक्त मेरी उम्र महज 16 साल थी। इस बात से विक्रम वाकिफ है। मैंने उसे अपनी जिंदगी की हर दास्तान सुनाई है। उसने मुझसे वादा किया था कि वह मेरा साथ देगा और उसने मेरा साथ दिया भी है, तभी आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। उस डरावने हादसे के बाद मेरे पापा हद से ज्यादा डर गए थे। उन्होंने मुझे सेल्फ डिफेंस की क्लास ज्वाइन करवाई थी ताकि मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकूं। और इसी दौरान मुझे एक औरत मिली थी जिसने मुझसे हाथ मिलाया था। वह किसी संस्था से जुड़ी थी जो ऐसे ही दरिंदों को पकड़कर उनके गुनाहों की सजा हम खुद देते हैं, क्योंकि हमारा देश उन्हें इंसाफ नहीं दिलाता। बड़े घरों से संबंध रखने वाले बहुत आसानी से छूट जाते हैं, इसलिए हम ऐसे ही खंडहरनुमा घरों में उन्हें पकड़ते हैं, उन्हें मारते हैं और उन्हें हमेशा के लिए सुला देते हैं। उन लड़कियों को इंसाफ दिलाते हैं जो ये सब कुछ भुगतने के बाद भी समाज पर एक धब्बा बन के रह जाती हैं। मैंने ऐसी कई लड़कियों का साथ दिया है और उन्हें इंसाफ दिलाया है। मैं जानती हूँ हमारा काम करने का अंदाज अलग है, लेकिन हम ये सब कानूनी तौर पर करते हैं, किसी के भी जानकारी में लाए बिना। मैं जब उस खंडहरनुमा घर में दाखिल हुई थी तो मैंने यही देखा था कि मेरी बहू 4 लड़कों को बुरी तरह पीट रही थी और आखिर में उसने गन निकालकर उन चारों को शूट कर दिया था, और इससे ज्यादा मैं देख नहीं पाई थी। यकीनन वह उन्हें ठिकाने लगाना चाहती थी। मैं इससे पहले ही घर आ गई थी और जो बातें अब उसने बताई थी, वह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसका कहना था कि वह जो घर के कामों में हाथ बटा रही थी, बहुत डर रही थी। उसे इसी बात का खौफ था कि अगर मुझे उसकी यह बात मालूम हो गई तो मैं कुछ और मतलब ले सकती हूँ। मैं यह कह सकती हूँ कि यह बच्चा मेरे बेटे का नहीं
बल्कि उन लोगों का है जिन्होंने मेरी बहू के साथ ज्यादती की थी। मगर मैंने उसे यकीन दिलाया था कि मैं ऐसी सास नहीं हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे काम में दखल देती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ पूरे दिल से हूँ। मेरे यह कहने की देर थी और उसने मेरे हाथ चूमते हुए प्यार भरे लहजे में कहा था, मम्मी जी, यही वजह है कि आज तक मैंने आपसे कभी लड़ाई नहीं की, अपने हक में नहीं बोली, क्योंकि मुझे मालूम है। मेरी सासू माँ मेरी फिक्र में कहती है, आपका अंदाज मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। हाँ, मेरी बच्चों जैसी हरकतें आपको तंग करना सिर्फ इसलिए था कि आप कभी मुझ पर शक न कर सके कि मैं कौन हूँ और क्या काम करती हूँ। जबकि मैंने उसके हर काम की सराहना की थी, उसकी बहुत तारीफ की थी और उसका साथ देने के लिए राजी हो गई थी। साथ ही उसे उसकी सेहत का ख्याल रखने की भी सलाह दी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। वह अक्सर दिन के वक्त भी घर से बाहर जाती थी, लेकिन मुझे मालूम था कि मेरी बहू क्या काम करती है। वह समाज के दरिंदों को खत्म करती है और मैं हमेशा उसके साथ खड़े रहने का वादा कर चुकी हूँ। कुछ महीनों बाद भगवान ने हमें एक प्यारी बेटी दी थी। मेरी बहू डर गई थी, मगर मैंने उसे हिम्मत दी थी कि वह अपनी हिफाजत कर सकती है, क्योंकि जो उसकी माँ करती है, भगवान की कृपा से मेरी पोती भी वही करेगी। मुझे गर्व था कि मैं एक ऐसी बहू की सास हूँ जो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने देश की बेटियों के हिफाजत के लिए हर वक्त खड़ी रहती है। मेरे बेटे को भी उसके इस काम का इल्म हो गया था। पहले तो वह गुस्सा हुआ, लेकिन मेरे बोलने पर चुप हो गया। अक्सर मेरी बहू मुझसे कहती थी कि अगर भगवान आप जैसी सास सभी बहुओं को भी दे तो कोई बहू ससुराल की तकलीफ सहकर इस दुनिया से न जाए। मुझे खुशी महसूस होती है कि मेरी सास मेरी माँ जैसी है। यह बोलकर उसने मेरा मान बढ़ा दिया था और आज भी मैं अपनी बहू के लिए दुआ करती हूँ कि वह अपनी हर कोशिश में कामयाब हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।